वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम से ही जाहिर है, पोटेंशियोमीटर यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस मापने का एक ही प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है। खासकर इससे किसी सेल का ईएमएफ मेजर किया जाता है, यानी वो सेल कितना वोल्टेज बनाने की क्षमता रखता है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करते हैं। यह प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, जरा समझे क्या है। एक लकड़ी के बोर्ड पर यानी वुडन बोर्ड, ऐसे कई पैरेलल सेगमेंट्स ऑफ वायर होते हैं। ये वायर रेजिस्टेंस वायर होता है, एलॉय का बना हुआ, जैसे मैंगनीन का हो सकता है ये, और इसकी एक एक तार की लंबाई 1 मीटर की होती है। तो पोटेंशियोमीटर के लिए हमें 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक के तार की जरूरत होती है। तो अगर मान लीजिए 10 मीटर लंबा वायर हम यूज करते हैं, तो हमारा पोटेंशियोमीटर तो 10 मीटर लंबा हो जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ढोना भी आसान नहीं है, हैंडल करना भी आसान नहीं है। तो उसके लिए मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ बनाया है 1 2 3 4 5 6 मीटर लंबा तार हो गया। तो ये 6 मीटर लंबा तार यूज करने पर भी हमारा पोटेंशियोमीटर का लंबाई 1 मीटर ही है। देखें कैसे। ये तार का एक एंड यहाँ है, और देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ऐसे होते 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 पूरा ये 6 मीटर लंबा तार हो गया। दूसरा एंड बी है, पहला एंड ए, दूसरा एंड बी, यानी ये 6 मीटर लंबा तार, जैसा 10 मीटर भी रह सकता है, 2 मीटर भी रह सकता है, 1 मीटर भी रह सकता है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और ये बीच में जो वायर का कनेक्शन बनाया होता है, ये कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं। और इस वायर के, पोटेंशियोमीटर वायर के इंड्स पर हम लोग कोई सेल जोड़ रखते हैं। इस सेल को हम लोग बोलते हैं ड्राइवर सेल। एक की के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जो पोटेंशियोमीटर में करंट सप्लाई करता है। दूसरी बात कि एक यहाँ पर ए पॉइंट से एक और कनेक्शन रहता है गैल्वेनोमीटर का, और दूसरा एंड जॉकी से होते हुए इस तार पर रहता है। जॉकी को हम लोग तार पे स्लाइड कर सकते हैं, फिर उठा के दूसरे तार पर भी ले जाकर स्लाइड कर सकते हैं, उठा के किसी और तार पर ले जाकर स्लाइड कर सकते हैं। जॉकी को एक्चुअली जैसे आपने मीटर ब्रिज में देखा था, वैसे ही हम लोग इसको डिफरेंट वायर पर ले जा करके स्लाइड करके बैलेंसिंग लेंथ लेते हैं। एक्चुअली इसमें किया क्या जाता है कि किसी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए, मान लीजिए कोई सेल है जिसका ईएमएफ पता नहीं है, हमने मान लिया है ई डैश, इसका ईएमएफ पता करना है। तो पॉइंट ए से जॉकी तक सेल और गैल्वेनोमीटर सीरीज में जोड़ दिया जाता है, और इस जॉकी के पॉइंट को इन वायर्स पे तब तक हम स्लाइड करते रहेंगे जब तक से कि गैल्वेनोमीटर 0 करंट ना शो करने लगे। ये तो हमने प्रैक्टिकल अरेंजमेंट को देखा। अब इसके चूंकि समझना इसके सर्किट डायग्राम से आसानी होगी। जैसे ये ए बी वायर है, तो सर्किट डायग्राम में मैंने ए बी वायर को एक लेंथ में दिखा दिया है। अब यही हम लोग मान सकते हैं, चाहे ये 6 मीटर को हो या 7 मीटर को हो या 10 मीटर का हो। और ए बी लेंथ के अक्रॉस ड्राइवर सेल ई जोड़ा हुआ है एक की के द्वारा, जो कि इस पोटेंशियोमीटर में करंट सप्लाई करेगा पोटेंशियोमीटर वायर में। और पॉइंट ए से ही, जैसे ए से एक सेल जोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ड्राइवन सेल। जिस सेल का ईएमएफ पता करना हो उसको बोलते हैं ड्राइवन सेल। तो पॉइंट ए से ये ड्राइवन सेल जोड़ा हुआ है,
जिसका ईएमएफ पता नहीं है ई डैश, और ये रहा गैल्वेनोमीटर और जॉकी पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर पे। तो हम लोग तो जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर के होल लेंथ पर कहीं भी जॉकी पॉइंट को ले जाके मूव करके हम लोग बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ सर्किट डायग्राम में देखें, हम लोग प्रैक्टिकल में करते क्या है कि ये जो पॉइंट है जॉकी पॉइंट को इस पर तब तक स्लाइड करते रहते हैं जब तक से कि गैल्वेनोमीटर जीरो करंट न शो करने लगे। मान लीजिए यहां पर लाने पर यह गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करने लगा, तो ए पॉइंट से जे पॉइंट की यानी जॉकी पॉइंट की जो दूरी होगी इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, जिसको मैंने एल से डिनोट किया है, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी ये सेल ई डैश, इस सेल ई डैश के लिए बैलेंसिंग लेंथ एल है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल अरेंजमेंट समझा दिया, ध्यानपूर्वक समझेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, यहाँ होता क्या है उसको पहले हम लोग समझ लें, बाद में इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। थोड़ा सा एक बात जानना होगा आपको, एक बात पता है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है जिस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है और इसमें कोई बैटरी मान लीजिए हम लोगों ने जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया है, तो ये 20 वोल्ट बैटरी पूरा इसका वोल्टेज पूरा इस रेजिस्टेंस में खर्च हो रहा है। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो अगर 100 सेंटीमीटर लंबे तार में 20 वोल्ट खर्च हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर यानी इसके आधे लेंथ में 10 वोल्ट खर्च होगा, 1/4 लेंथ में 5 वोल्ट खर्च होगा। तो यह बात हमें पहले मालूम है कि resistance of a conductor is directly proportional to length and voltage drop across a resistor is directly proportional to its resistance। तो इन दोनों रिलेशन को आप मिलाते हैं तो पाते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी जरा देखिए, मान लीजिए यहां से यहां तक हम लोग 5 सेंटीमीटर के लेंथ में वोल्टेज चेक करेंगे, 5 सेंटीमीटर के लेंथ में, तो वोल्टेज टोटल लेंथ में 20 वोल्ट है, तो ये 5 मत लीजिए, 25 ले लीजिए, 1/4 लेंथ हमने ले लिया, पूरा 100 सेंटीमीटर का 1/4 लेंथ 25 सेंटीमीटर हुआ। तो 25 सेंटीमीटर लेंथ पर आप देखेंगे कि चूंकि होल लेंथ का ये 1/4 है, तो होल वोल्टेज का 1/4 यहाँ खर्च होगा, यानी इस लेंथ में 5 वोल्ट खर्च होगा, और बाकी जो 75 सेंटीमीटर लेंथ हो गया है, इसमें चूंकि ये 2/3 लेंथ है तो 2/3 वोल्टेज इसको 15 वोल्ट मिलेगा। यानी जिधर ज्यादा लेंथ उधर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप, जिधर कम लेंथ उधर कम वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बेस है, इसको ध्यान में, पोटेंशियोमीटर की मेन थ्योरी यही है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये पोटेंशियोमीटर की थ्योरी है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझें कि प्रैक्टिकल में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, आते हैं अपने इस पोटेंशियोमीटर के सर्किट पर। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर के लिए ये जो इसको नीचे वाला जो सर्किट है इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं, इसको मैं सेकेंडरी सर्किट को मिटाता हूं, प्राइमरी सर्किट पे ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए ये सेल जो है 20 वोल्ट की है, तो इस पूरे वायर पर, पूरे वायर AB में 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यानी 1 मीटर लंबे तार में 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यहां हमने मान लिया पोटेंशियोमीटर के वायर की जो लंबाई है 1 मीटर है, तो 1 मीटर लंबे वायर में 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो आप ऑटोमेटिक समझ लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर लंबाई में 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, 25 सेंटीमीटर लंबाई में 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो इसमें देखिए होता क्या है,
मान लीजिए कोई सेल है हमारे पास 10 वोल्ट का, इसका ईएमएफ मान लीजिए हमें मालूम नहीं है, ईएमएफ ई डैश है, और इसका बैलेंसिंग लेंथ इसके लिए हम लोग ढूंढते हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर आता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि होल वायर में 20 वोल्ट अप्लाई किया और ये सेल बैलेंस हुआ 50 सेंटीमीटर में, तो हम लोग यहाँ ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि अगर होल लेंथ में वोल्टेज 20 वोल्ट है तो 50 सेंटीमीटर लेंथ में होना चाहिए 10 वोल्ट। तो इस सेल का ईएमएफ हमें मालूम चल गया 10 वोल्ट। और मान लीजिए कोई दूसरा सेल, इसका भी ईएमएफ नहीं मालूम है और ये बैलेंस हो रहा है 75 सेंटीमीटर पर, दूसरा सेल 75 सेंटीमीटर पर, तो ये ज्यादा लेंथ में बैलेंस हो रहा है, इसलिए किसका लेंथ ज्यादा है। अब देखिए 100 सेंटीमीटर लेंथ में 20 वोल्ट, तो 75 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट। तो इसके लिए हम लोग यानी पूरा 100 सेंटीमीटर लेंथ में 20 वोल्ट खर्च हो रहा है, तो 75 सेंटीमीटर लेंथ में कितना वोल्ट खर्च होगा। तो हम लोग देखिए रेशियो बना लेते हैं, 100/75 = 20/V, और इस तरीके से V = आपका आ जाता है 20 × 75/100, और ये हो गया 5 वोल्ट 15 वोल्ट। यानी कि क्लियर पता चल गया कि ये सेल 75 सेंटीमीटर में बैलेंस हो रहा है, तो इस सेल का ईएमएफ होना चाहिए 15 वोल्ट। अगर मान लीजिए कोई दूसरा सेल ले लेते हैं, 20 वोल्ट का ही ले लेते हैं, 20 वोल्ट का ही सेल ले लेते हैं, तो ये अब आप ऑटोमेटिक समझ गए कि ये कितना पे बैलेंस होना चाहिए। चूंकि होल लेंथ में 20 वोल्ट है, तो ये सेल भी बैलेंसिंग लेंथ देगा 20 वोल्ट पर। और अगर 20 वोल्ट से भी ज्यादा लेंथ का सेल लेते हैं, तो चूंकि होल लेंथ में 20 वोल्ट ही सप्लाई हो रहा है, तो 20 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज का अगर यहाँ ड्राइवन सेल जोड़ते हैं, तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ इसमें मिलेगा ही नहीं। अब देखिए अगला एग्जांपल मैंने लिया है, इस सेल का जो ड्राइवर सेल है, इस पोटेंशियोमीटर में ड्राइवर सेल 10 वोल्ट का जोड़ा हुआ है, यानी कि ड्राइवन सेल मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक का इसमें बैलेंस होगा, 10 वोल्ट तक का ही, उससे ज्यादा वोल्ट का बैलेंस नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कोई सेल जिसका ईएमएफ हमें नहीं मालूम है, और उस सेल के लिए हम लोग बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली बैलेंसिंग लेंथ ला रहे हैं, तो मान लीजिए वो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलता है 75 सेंटीमीटर पे। तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, प्रैक्टिकली देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पूरे लेंथ में कितना वोल्टेज जोड़ा हुआ है, 10 वोल्ट, यानी कि 100 सेंटीमीटर लेंथ में जोड़ा हुआ है 10 वोल्ट, और 75 सेंटीमीटर लेंथ में बैलेंस हो रहा है हमारा कौन सा सेल, ई डैश। हमें इस सेल का ईएमएफ ही पता करना है, तो हम लोग करेंगे क्या कि 100/75 = तो 100 सेंटीमीटर लेंथ में 10 वोल्ट सप्लाई किया हुआ है, और 75 सेंटीमीटर लेंथ में ई डैश जिसका ईएमएफ नहीं मालूम है, ये सेल बैलेंस हुआ है। तो यहां हम लोग इस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, 10 × 75/100। तो ये आ गया आपका 7.5 वोल्ट। यानी कि ये बैटरी जिसका ईएमएफ नहीं मालूम था, अब हमें मालूम चल गया कि 7.5 वोल्ट का होना चाहिए। तो यहां आप प्रैक्टिकली ये जान गए कि हम लोग कैसे ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। और ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर की थ्योरी है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये सेल इस 75 सेंटीमीटर लेंथ में कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, 7.5 वोल्ट।
इसीलिए 7.5 वोल्ट का जो सेल है इसी लेंथ में बैलेंस हो रहा है। बैलेंस होने का मतलब कि इस लेंथ में इसको कनेक्ट करने पर गैल्वेनोमीटर करंट 0 बताने लगा, और 0 बताने लगा तो हम लोग मानेंगे कि इस सेल का बैलेंसिंग लेंथ 75 सेंटीमीटर है, और 75 सेंटीमीटर में ये सेल जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है उतना ही इसका ईएमएफ होना चाहिए। ये बात ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरा चीज देखिए कि पोटेंशियोमीटर से क्या विशेष फायदा है। आप सोचेंगे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ तो वोल्टमीटर से भी पता कर सकते हैं, लेकिन किसी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए, मान लीजिए कोई सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दिया हुआ है, और वोल्टमीटर से अगर हम लोग पता करते हैं इसका टर्मिनल वोल्टेज, तो वोल्टमीटर टर्मिनल वोल्टेज पता करने के लिए या ईएमएफ पता करने के लिए एक छोटा करंट का इस्तेमाल करता है। तो करंट जब भी बैटरी के थ्रू जाएगा तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, और ड्रॉप करने के बाद जो बचेगा वही टर्मिनल्स पर पहुंचेगा। यानी कि जो वोल्टमीटर वोल्टेज बताएगा वो ईएमएफ से स्लाइटली लेस बताएगा। इसलिए एक्यूरेट ईएमएफ मेजर करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ये सही इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सेल का ईएमएफ एक्यूरेसी से हम लोग पोटेंशियोमीटर से ही पता कर सकते हैं। ये तो हमने ईएमएफ पता किया। इसका एक और एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। अब ये मैंने एक पोटेंशियोमीटर बनाया है। अब इसमें देखिए इसका ड्राइवर सेल जो है ईएमएफ का है, और ड्राइवन सेल जिसका ईएमएफ मेजर करना है वो ई डैश ईएमएफ का है। और इस सेल के लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ एल मिला है। मान लीजिए पूरे तार का जो लंबाई है वो एल ए बी है। ए बी जो लेंथ है उसका लेंथ हमने मान लिया एल ए बी। तो और इस पूरे लेंथ में हम लोग कितना वोल्टेज सप्लाई किए हैं, ई। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या होता है आप लोग पहले से जानते हैं, जिसको हम लोग डीवी बाई डी आर से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ चूंकि लेंथ को एल माने हैं तो डीवी बाई डीएल कर देते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, यानी कि पूरे लेंथ में अगर ई वोल्टेज खर्च हो रहा है, यानी ई वोल्टेज खर्च हो रहा है कितने लेंथ में, एल ए बी में, तो ये कहलाएगा पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी ए बी लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ई, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लेंथ एल ए बी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। ये कहने का मतलब हो गया कि पर सेंटीमीटर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और जैसे मान लीजिए ये ईएमएफ 10 वोल्ट का होता और पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, यानी 1 सेंटीमीटर में इतना वोल्टेज खर्च हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ई बाई एल ए बी है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप पर सेंटीमीटर इज ई बाई एल ए बी। अब देखिए तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, चूंकि ये सेल बैलेंस हुआ है एल लेंथ में, तो इसका ईएमएफ तो देखिए 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज खर्च हो रहा है इतना, तो एल लेंथ में कितना वोल्टेज खर्च होगा। इस प्रकार आप इस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब मान लीजिए कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो पहली बार हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड किया इस प्रकार, जैसा कि आपने देखा। अब दूसरी बार इस सेल के टर्मिनल्स के द्वारा एक और रेजिस्टेंस से इस सेल को शंट कर देते हैं एस। इस रेजिस्टेंस का मैंने नाम दिया है एस। अब देखिए अब दोबारा हम लोग बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे तो अब पहले से कम आएगा, क्योंकि पहले एजे पॉइंट पर बैलेंस करने के लिए कौन वोल्टेज पहुंचा था, सेल का ईएमएफ। लेकिन अब जब ये एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो अब इस लाइन अगर इसको बैलेंस कर भी देते हैं तो इस रास्ते कुछ न कुछ करंट होगा ही, और जब करंट होगा तो पूरा का पूरा ईएमएफ टर्मिनल्स पर नहीं पहुंचेगा,
कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम आएगा, जो मान लीजिए अब नया बैलेंसिंग लेंथ ए जे डैश पॉइंट पे मिलता है और इस लेंथ को हम मान लेते हैं एल डैश, इस लेंथ को हमने मान लिया एल डैश। यानी सेल का ईएमएफ जब ये रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा था तो सेल का ईएमएफ बैलेंस हुआ था एल लेंथ पर, और ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो अब इसके टर्मिनल पे ईएमएफ नहीं पहुंचेगा। अब जितना वोल्टेज पहुंचेगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल बैलेंस हुआ एल डैश लेंथ में। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, R इज इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसके अनुसार चूंकि E/V यानी इस सेल का ईएमएफ जो है E डैश वो बैलेंस हुआ है एल लेंथ में, और जब इसके टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हैं तो वो एल डैश लेंथ में बैलेंस हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में मॉडिफाई कर सकते हैं और E डैश बाई V के जगह पर L/L डैश पुट कर देंगे, और रेजिस्टेंस यहाँ पे R नहीं बल्कि S है तो S, यानी पोटेंशियोमीटर के द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये तरीका होगा। यानी जो शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पुट करेंगे, और ईएमएफ जिस लेंथ में बैलेंस हुआ है, यानी जब इसको नहीं जोड़े हैं तो ईएमएफ बैलेंस हुआ है एल लेंथ में, और इस रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद शंट रेजिस्टेंस एस को जोड़ने के बाद बैलेंसिंग लेंथ मिला है एल डैश, वो पुट करेंगे और इस प्रकार हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। याद रखें इस प्रकार के अक्सर पोटेंशियोमीटर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो मैं कल भी आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और उसके बाद अगले दिन मैं इस बारे में आप अपने नोट में कैसे नोट डाउन करेंगे, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आ गया, डेफिनेशन आ गया, तो मैं उसके बाद बताऊंगा। पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो आज इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। धन्यवाद।